तुम सब लोग जा रहे हो? बार बार पूछने और उसका जवाब इनाया से हाँ में मिलने के बावजूद एरिक को यकीन नहीं आ रहा था कि मुमकिन था और कभी हो सकता था। लेकिन क्यों? अगला सवाल करने का ख्याल उसे बड़ी देर बाद आया था। हालांकि इनाया उस सवाल से पहले उसका भी जवाब दे चुकी थी। बाबा चाहते हैं हम कुछ साल दादा दादी के पास रहे और अकेले पाकिस्तान में। इनाया ने हमेशा की तरह बड़े तहम्मुल से उसके सवाल का जवाब एक बार फिर दोहराया। चंद साल? कितने साल? एरिक बेहद डिस्टर्ब था। पता नहीं, इनाया ने जवाब दिया और उसे वाकई सवाल का जवाब नहीं पता था। लेकिन ये घर क्यों छोड़ रहे हो तुम लोग? तुम्हारे फादर और जिब्रेल तो नहीं जा रहे? एरिक ने उसे अंदाज में कहा था। बाबा न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहे, जिब्रेल वैसे यूनिवर्सिटी में। इतना बड़ा घर हमारी जरूरत नहीं रहा, इनाया ने दोहराया। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम लोग अमेरिका तो आते जाते रहेंगे और तुम पाकिस्तान आ सकते हो जब भी तुम्हारा दिल चाहे। इनाया को अंदाजा था उसकी अपनी फैमिली के साथ जज्बाती वाबस्तगी का। वो उनके बगैर अकेला रह जाने वाला था। वो दोनों उस वक्त स्कूल की ग्राउंड के एक बेंच पर ब्रेक के दौरान बैठे हुए थे। एरिक ने उसकी बातों के जवाब में कुछ भी नहीं कहा था। वो बस खामोश बैठा रहा था, यूं जैसे उस शॉक को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था जो इनाया के इंकशाफ ने उसे दिया था। क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता? एक लंबी खामोशी के बाद एरिक ने बिलाखिर उससे कहा। सवाल ने इनाया को मुश्किल में डाल दिया। जवाब वो जानती थी लेकिन दे नहीं सकती थी। तुम्हारी मम्मी और फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, तुम उन्हें छोड़कर हमारे साथ कैसे जा सकते हो? इनाया ने अपने इनकार को बेहद मुनासिब अल्फाज में उस तक पहुंचाया था। मम्मी को कोई एतराज नहीं होगा, मैं उनसे इजाजत ले सकता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? एक और सवाल आया। इनाया एक बार फिर वहीं खड़ी हो गई। एरिक, मैं नहीं जानती, मैं मम्मी और बाबा से पूछ सकती हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को इस तरह छोड़कर एक दूसरी फैमिली के साथ जाना ठीक नहीं है। इनाया ने कहा था। वो 13 साल की थी, उसे बड़ों की तरह नहीं समझा सकती थी, फिर भी उसने कोशिश की थी। एरिक उसकी बात पर खामोश रहा। फिर उसने कहा, चंद सालों तक मैं वैसे यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, घर से तो वैसे भी जाना ही होगा मुझे, उसने सोचे समझे बगैर कहा। फिर तो और भी जरूरी है कि ये वक्त तुम अपनी फैमिली के साथ गुजारो, इनाया ने उसी नरम लहजे में कहा। मैं अपने आप को तुम्हारी फैमिली का हिस्सा समझता हूँ, क्या तुम लोग ऐसा नहीं समझते? एरिक ने जवाब उससे कहा और जैसे फिर से उसे मुश्किल में डाला। मैं मम्मी से बात करूंगी एरिक, इनाया ने उस आर्गुमेंट से निकलने के लिए जैसे एक हल तलाश किया। अगर तुम लोग चले गए तो मेरा घर एक बार फिर से टूट जाएगा, एरिक ने उससे कहा। मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहां मैं जा सकूं, उसने जैसे मन्नत वाले अंदाज में कहा था, यूं जैसे इस इनाया के हाथ में था। वो चाहती तो सब कुछ रुक जाता। इनाया का दिल बुरी तरह बसीजा था। ऐसे मत कहो एरिक, दूर जाने से थोड़ी होता है कि तुम्हारे साथ हमारा ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा। हम लोग मिलते रहेंगे, बात भी करेंगे, ईमेल्स भी। छुट्टियों में तुम हमारे पास पाकिस्तान आ सकते हो और हम यहाँ अमेरिका। कुछ भी खत्म होने नहीं जा रहा। इनाया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि एरिक ठीक कह रहा था। फासला दूर होता है, सारे ताल्लुक खा जाता है, प्यार का, दिल का, दोस्ती का, रिश्तों का। अगर वो सब नहीं रुक सकते तो तुम रुक जाओ, एरिक ने एकदम उससे कहा। बुरी तरह गड़बड़ा गई। मैं कैसे रुक सकती हूँ? पहले उम्मीद जिद कर रहा है और उसकी बात कोई नहीं मान रहा, और मुझे तो कोई एतराज भी नहीं है। मैं मम्मी की हेल्प करना चाहती हूँ, दादा दादी का ख्याल रखने में, उसने एरिक से कहा था। वो भीगते और उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। इतने साल इनाया के साथ पढ़ने, उसके साथ दोस्ती, तकरीबन हर रोज उसके घर जाने के बावजूद उनके दरमियान ऐसी बेतकल्लुफी नहीं थी कि वो उसे कुछ भी कह देता या कह सकता। इनाया सिकंदर का वो रख रखाव माँ बाप की तरफ से जिन्स में आया था या खानदानी तरबियत थी, लेकिन ये जिस भी वजह से था, उसने इनाया सिकंदर को हमेशा अपनी क्लास के लड़कों के लिए एनिग्मेटिक रखा था और एरिक के लिए फैंटेसी। वो जिस माशरे में पल बढ़ रहे थे वहाँ आई लव यू, हेलो, हाय जैसी चीज बनकर रह गई थी। कोई भी किसी से भी कभी भी कह सकता था और सुनने के लिए तैयार रहता था। नहीं बुरी चीज समझी जाती थी, न बुरा बना देने वाली चीज। उसके बावजूद एरिक को झिझक थी। उसे लगता था वो अगर कभी इनाया से अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह करेगा तो नाराज हो जाएगी और फिर शायद इस घर में इसका दाखिला ही बंद हो जाएगा। और फिर उसने इमामा से वादा किया था कि वो ऐसी कोई बात इनाया से नहीं कहेगा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जिंदगी में कुछ बन नहीं जाता। और एरिक अब अचानक अपने आप को एक मखमसे में पा रहा था। वो अब जा रही थी, शायद हमेशा के लिए, और पता नहीं वो लोग दोबारा कभी मिल भी पाते थे या नहीं। तो क्या उसे कहना चाहिए था वो सब जो
इनाया के लिए दिल में महसूस करता था या ऐसे ही खामोश रहना चाहिए था। उस दिन पहली बार इनाया के हवाले से एरिक बुरी तरह परेशान हुआ था। उसे ये नहीं लग रहा था कि वो जा रही थी, उसे लग रहा था उसे खोने वाला था और उसके पास उस मसले का कोई हल फौरी तौर पर समझ नहीं आ रहा था। और जो हल वहाँ बैठे बैठे एरिक का बिलाखिर समझ आया था, वो किस कदर बेवकूफाना था उसका उसे अंदाजा भी नहीं था। I want to marry your daughter। ये उस 2 सफ़ों पर मुश्तमिल खत की हेडलाइन थी जो सालार को एरिक की तरफ से मिला था और सालार ने बेहद खामोशी के आलम में उस खत को पढ़ा था। वो शॉक्ड हुआ था, इसलिए नहीं कि वो एरिक की तरफ से ऐसे किसी खत की तवक्का नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि इनाया इतनी बड़ी हो गई है कि कोई उसके हवाले से उससे ऐसी बात भी कर सकता था। वो उस मामले में रिवायती था जिसे अभी भी अपनी बेटी बहुत छोटी लग रही थी। इमामा उसे चाय देने बेडरूम में आई थी। जब उसने डाक चेक करते सालार के कागज हाथ में ले सोचों में गुम देखा। वो चाय का कप रख कर जाने लगी थी जब सालार ने उसे रोक लिया और वो खत उसे थमा दिया। इमामा ने कुछ उलझे अंदाज में उस खत को पकड़ा था, लेकिन पहले हेडिंग पर नजर डालते ही उसका दिमाग जैसे भक से उड़ गया था। दूसरी लाइन पर नजर डाले बगैर भी वो जानती थी वो कौन हो सकता था। गुस्से की क्लेयर उसके अंदर उतर आई थी और सुर्ख चेहरे के साथ उसने सालार से कहा, एरिक। सालार ने सर हिलाते हुए चाय का सिप लिया और उसे कहा, सारा लेटर पढ़ो। इमामा ने लेटर पर एक नजर डालते हुए कहा, उसे पढ़े बगैर भी मैं जानती हूँ उसने क्या लिखा होगा। वो फिर भी खत पढ़ रही थी। सालार चौंका था। तुमसे बात की है उसने पहले? नहीं, मैं फिर भी जानती हूँ। इमामा ने बिलाखिर खत खत्म करते हुए उसे तह करके सालार की तरफ बढ़ाया और बहुत खफा लग रही थी। खत में एरिक ने हत्तुल मकदूर बेहद मुनासिब अंदाज में सालार सिकंदर से इनाया के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। वो उससे किस कदर मोहब्बत करता था और क्यों उसके लिए इनाया का साथ ज़रूरी था। फिर उसने सालार को बताया था कि उसके लिए क्या क्या कर सकता था और इनाया को कितना खुश रखेगा। वो खत उसकी अपनी बेटी के हवाले से न लिखा गया होता तो सालार उस खत को पढ़कर महसूस होता, हंसता और शायद एरिक से छेड़छाड़ भी करता, लेकिन वो उसकी अपनी बेटी के हवाले से था। पचकाना होते हुए भी इशू पचकाना नहीं रहा था। इनाया पसंद करती एरिक को। जो पहला ख्याल सालार के जहन में आता वो अब ये आया था, तुम कैसी बातें करते हो सालार? इनाया बेचारी को पता तक नहीं होगा कि क्या ख्याली पला पकाता रहता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझसे कहती। एरिक एक फैमिली फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है। इमामा ने बेहद नागवारी से उसके सवाल को बिल्कुल रद्द करते हुए जवाब दिया, ये जरूरी नहीं है इमामा कि हमें अपनी औलाद के दिल की हर बात बताओ। इमामा ने उसकी बात काट दी और कहा, मुझे है। वो हंस पड़ा, मैं दिन रात उनके साथ रहती हूँ सालार, तुम नहीं रहते। तुम बाप हो, औलाद को और तरह जानती हो। मैं माँ हूँ, उनको और तरह देखती हूँ। उसने सालार के हंसने पर जैसे वजाहत की थी, तुम ठीक कह रही हो। इसके बावजूद ये जरूरी नहीं है कि 24 घंटे भी अगर औलाद को नजरों के सामने रखा जाए तो उनकी दिलों को भी देखा जा सके। मैं खुशफहमियाँ और गलतफहमियाँ दोनों ही नहीं पालता इमामा। बाप हूँ इसलिए रैशनल होकर सोच रहा हूँ, माँ की तरह जज्बाती होकर नहीं। इमामा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। वो ठीक कह रहा था। वो दोनों कई सालों से इकट्ठे थे। उसे एक खुशगुमानी नहीं होनी चाहिए थी कि इनाया को एरिक की पसंदीदा के बारे में बिल्कुल ही अंदाजा नहीं होगा। उसका दिल चाहता न हो, लेकिन सालार दिमाग की बात कह रहा था। मैं इनाया से पूछ लूंगी, उसने एकदम कहा। क्या? सालार चाय पीते पीते रुका। एरिक के हवाले से, उस खत के हवाले से, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे उससे। वो अजीब तरह से उलझ कर रुकी। शी इज जस्ट अ किड। सालार इसकी बात पर हंसता। हाँ, ये खत पढ़ते हुए भी यही सोच रहा था कि कोई मेरी बेटी के बारे में इस तरह सोच भी कैसे सकता है। शी इज जस्ट ए किड। लेकिन ये जिंदगी है और हम अमेरिका में रह रहे हैं जहाँ 8-9 साल के बच्चियाँ भी बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं। इसलिए हमें भी कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक होकर इस सूरत हाल को देखना पड़ेगा। तुम अभी इनाया से बात मत करो, मुझे एरिक से बात करने दो। सालार ने जैसे उसे सूरत हाल का तज्जिया करते हुए एक हल निकाला। और उससे मिलकर तुम क्या करोगे? इमामा को जैसे यह हल पसंद नहीं आया था। उसी हवाले से गुफ्तगू करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब कितना पचकाना है और क्यों मुमकिन नहीं है। सालार ने जवाबन कहा। 2-3 साल पहले भी एरिक ने ऐसी बात की थी इनाया के बारे में। तब भी मैंने उसे समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं है और बेहद छोटा है। लेकिन मैं कुछ सख्ती से मना इसलिए नहीं कर सकी थी उसे क्योंकि उस वक्त वो अपने बाप
की मौत की वजह से बहुत अपसेट था। मैं नहीं चाहती थी वो और अपसेट हो। इमामा ने सालार को पहली बार एरिक के साथ होने वाली गुफ्तगू दोहराई थी। सालार उसकी बात पर जैसे हैरान हुआ। तुमने क्या कहा था तब उसे? मैंने उसे कहा कि वह अभी सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दे और मुझसे वादा करे कि विनय से इस बारे में बात नहीं करेगा जब तक वह अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेता, इमामा ने उससे बताया। एंड ही एग्रीड, सालार ने जवाबन उससे पूछा। इमामा ने सर हिला दिया। उसने इनाया से कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, वरना वो मुझे जरूर बताती, इमामा ने कहा। इसीलिए उसने खत में रेफरेंस दिया हुआ था कि वादे के मुताबिक मैं इनाया के बजाय आपसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस वादे का रेफरेंस दे रहा है। सालार पहली बार एम्यूज नजर आया था। इमामा के चेहरे पर अब भी संजीदगी थी। मेरा ख्याल है अब मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। इस सारी सूरत हाल बेहद दिलचस्प है, सालार ने कहा और इमामा ने बुरा मनाया। क्या दिलचस्पी है उस सूरत हाल में? तुम्हें जिंदगी में हमेशा वियर्ड लोग और वियर्ड सिचुएशन ही अच्छी लगती हैं, वो कहे बगैर नहीं रह सकी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुमसे मेरी शादी उसका सबूत है, और देखो ये कितनी अच्छी रही है हम दोनों के लिए। वो उसे टीज कर रहा था अपनी इस बिटले जो उसका खासा थी। जिंदगी के इतने साल साथ गुजारने के बावजूद वो आज भी उसे लाजवाब करने की सलाहियत रखता था और वक्तन फ़ौक्तन उसका मुजाहिरा करता रहता था। तुम एरिक से मिलकर क्या करना चाहते हो? इमामा ने उसके तबसरे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए पूछा। बातचीत करना चाहता हूँ, उसकी सिंसेरिटी देखना चाहता हूँ। उस प्रपोजल के हवाले से वो हॉल कर रह गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा साला? तुम एक 13 साल के बच्चे के प्रपोजल की बात कर रहे हो, एक गैर मुस्लिम की, और तुम अपनी बेटी के लिए उसे कंसीडर करने की बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? ये मजाक नहीं है, इमामा ने बेहद खफा होकर उससे कहा था। हाँ मैं जानता हूँ ये मजाक नहीं है, वो 13 साल का बच्चा है, ये मैं भी जानता हूँ, गैर मुस्लिम है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन वो 13 साल का बच्चा अगर 10-11 साल की उम्र में भी यही प्रपोजल देता है और अपने वादे की पासदारी कर रहा है तो फिर मैं उसे गैर संजीदगी से नहीं ले सकता। सालार संजीदा हो गया था। इमामा बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही। तुम इनाया के लिए उसे कंसीडर नहीं कर सकते। डोंट टेल मी कि तुम ऐसा कर रहे हो। मैं सिर्फ उस एक ऑप्शन को देख रहा हूँ जो जिंदगी में पहली बार मेरी बेटी के हवाले से आया है, सालार ने जवाबन कहा था। सालार में किसी गैर मुस्लिम का ऑप्शन अपनी बेटी के लिए कंसीडर नहीं करूंगी, इमामा ने दो टोक अंदाज में उससे कहा, मजाक में भी नहीं। सालार ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा था। किसी गैर मुस्लिम का ऑप्शन मैं भी कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन किसी ऐसे गैर मुस्लिम का ऐसा जरूर करूंगा जो मुसलमान होने की ख्वाहिश और इरादा रखता हो। उसने भी उसी अंदाज में कहा। मैं उस ऑप्शन को भी कंसीडर नहीं करूंगी। मैं ना आइडियलिस्टिक हूँ, नहीं फैंटेसियस पर यकीन रखती हूँ। मैं अपनी बेटी को किसी मुश्किल सूरत हाल में नहीं डालूंगी, ऐसे किसी मुमकिन रिश्ते के जरिए, इमामा ने उसकी बात के जवाब में कहा। हम रिस्क दूसरों के लिए ले सकते हैं, दूसरों की नसीहतें भी कर सकते हैं और दूसरों को ऐसे बड़े कामों पर उकसा भी सकते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए हम नहीं चाह सकते, वो कहती गई थी। मैंने तुमसे शादी करके एक रिस्क लिया था इमामा, मुझे भी बहुत रोका गया था, बहुत सारे वहम मेरे दिल में भी डालने की कोशिश की गई थी। दुनिया में लोग ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं। साला ने जवाबन उससे जो कहा था उसने इमामा की ज़बान से सारे लफ्ज़ छीन कर उसे जैसे गूंगा कर दिया था। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन उसे एरिक के साथ अपना मौज़ा उस अंदाज में अच्छा नहीं लगा था। एरिक और मुझ में बहुत फ़र्क है, मज़हब में फ़र्क होगा लेकिन कल्चर में नहीं। हम हमसाए थे, एक जैसे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो अपने दिफा में पुरजोश दलाइल देते देते एकदम अपना जोश खोती चली गई। उसे एकदम अंदाज़ा हुआ था कि अपने दिमाग में दिया जाने वाला उसका हर आर्ग्यूमेंट उसके और एरिक के दरमियान मौजूद मुमासिलत को मज़ीद साबित कर रहा था। मैं एरिक के ऑप्शन पर गौर नहीं कर रहा, अब्दुल्ला के ऑप्शन पर कर रहा हूँ। 13 साल की उम्र में मैं अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करूँगा, लेकिन अगर 13 साल की उम्र में भी मेरी बेटी की वजह से कोई मेरे दीन की तरफ रागिब हो रहा है तो मैं सिर्फ इसलिए उसे शटअप कॉल नहीं दूंगा कि मेरी गैरत और माशरती रिवायत पर ज़र्ब के बराबर है। मुझे माशरे को नहीं अल्लाह को मोती खाना है। साला ने जैसे ख़त्म करने वाले अंदाज में बात की थी।
इमामा कायल हुई या नहीं, लेकिन खामोश हो गई थी। उसकी बात गलत नहीं थी, लेकिन सालार की भी दुरुस्त थी। वो दोनों अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे और दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझ रहे थे। वो पहला मौका था जब इमामा ने शुक्र अदा किया था कि वो पाकिस्तान जा रहे थे और इनाया और एरिक एक दूसरे से दूर हो जाते तो उसके ख्याल में एरिक के सर से इनाया का भूत भी उतर जाता। सालार के बरअक्स वो अब भी ये मानने पर तैयार नहीं थी कि एरिक की इस्लाम और इनाया में दिलचस्पी लास्टिंग हो सकती थी। उसे यकीन था 13 साल का वो बच्चा 24-25 साल का होते हुए ज़िंदगी के बहुत सारे नशीब फराज से गुजरता और ज़िंदगी की रंगीनियों से भी मुतारफ़ होता। फिर सालार सिकंदर का ख़ानदान और उस ख़ानदान की एक लड़की इनाया सिकंदर एरिक अब्दुल्ला को कहाँ याद रहती और इतनी याद कि उसके लिए अपना मज़हब छोड़कर उसके पीछे आता। इमाम इस बात पर भी अल्लाह ताला की शुक्रगुजार थी कि वो सब कुछ वन साइडेड था। अगर इनाया उसका हिस्सा होती तो उसकी परेशानी उससे सिवा होती। मम्मी, एरिक हमारे साथ पाकिस्तान जाना चाहता है। किचन में काम करती इमामा ठिठक गई। इनाया उसके साथ किचन में हाथ बिटा रही थी। जब उसके साथ काम करते करते उसने अचानक इमामा से कहा था। इमामा ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा बगौर देखा था। इनाया उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थी। वो डिश वॉशर में बर्तन रख रही थी। तुम्हें पता है एरिक ने तुम्हारे पापा को खत लिखा है? इमामा ने कुरुदने वाले अंदाज में एकदम इनाया से कहा। वो कुछ गिलास रखते हुए चौंकी और माँ को देखने लगी। फिर उसने कहा, उसने पापा से भी यही बात की होगी। वो बहुत अपसेट है जिन दिनों से। हर रोज़ मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि या तो उसको भी साथ ले जाऊं या फिर खुद भी यही रह जाऊं। उसकी बेटी ने बहुत सादगी से उससे कहा था। वो अब दोबारा बर्तन रखने में मसरूफ़ हो गई थी। इमाम अपने जिस खदशे की तस्दीक करना चाह रही थी उसकी तस्दीक न होने पर उसने जैसे शुक्र किया था। वो खत के मदरजात से वाकिफ़ नहीं थी। मुझे एरिक पर तरस आता है। इनाया ने डिश वॉशर बंद करते हुए माँ से कहा। इमामा ने किचन कैबिनेट बंद करते हुए एक बार फिर उससे देखा। इनाया के चेहरे पर हमदर्दी थी और हमदर्दी के अलावा कोई तासर नहीं था और उस वक्त इमामा को उस हमदर्दी से भी डर लगा था। क्यों तरस आता है? इमामा ने कहा। क्योंकि वो बहुत अकेला है। इनाया ने जवाबन कहा। खैर ऐसी कोई बात नहीं, उसकी फैमिली है, मम्मी, बहन, भाई, दोस्त, फिर अकेला कहाँ से? लेकिन मम्मी उन सब से उस तरह क्लोज तो नहीं है जिस तरह हमसे है। इनाया ने उसे डिफेंड किया। तो ये उसका कसूर है। वो घर में सबसे बड़ा है। उसे अपने छोटे बहन भाइयों का खुद ख्याल रखना चाहिए। इमामा ने जैसे एरिक को कसूरवार ठहराने की कोशिश की। अगर जिब्रील अपनी फैमिली की बजाय किसी दूसरे की फैमिली के साथ इस तरह अटैच्ड होकर ये महसूस करने लगे कि वो अकेला है तो तुम्हें कैसा लगेगा? इमामा ने जैसे उसे एक बेहद मुश्किल इक्वेशन हल करने के लिए दे दी थी। इनाया कुछ देर के लिए वाकई बोल नहीं पाई। फिर उसने बेहद मध्यम आवाज़ में कहा, मम्मी, हर एक जिब्रील की तरह खुशकिस्मत नहीं होता। इमामा को उसका जुमला अजीब तरह से चुभा। उसकी बेटी ने शायद जिंदगी में पहली बार किसी दूसरे शख्स के बारे में अपनी माँ की राय से इत्तेफाक न करते उसे जैसे डिफेंड करने की कोशिश की थी और उस कोशिश ने इमामा को परेशान किया था। एरिक छोटा बच्चा नहीं है इनाया, इमामा ने कुछ तेज आवाज में उससे कहा। वो 13 साल का है, उसने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। इनाया ने हैरान होकर माँ का चेहरा देखा। न उसे और न खुद इमामा को समझ आई थी कि उस जुमले का मतलब क्या था। वही चीज़ जो इनाया अक्स कर पाई थी वो ये थी कि उसकी माँ को उस वक्त एरिक का तस्करा और उसकी ज़ुबान से तस्करा अच्छा नहीं लगा था। लेकिन ये भी हैरान कुन बात थी क्योंकि एरिक का जिक्र उनके घर में अक्सर होता था। मम्मी, क्या मैं एरिक का खत पढ़ सकती हूँ? गैर मतौक़ा तौर पर इनाया ने फरमाइश की थी, जबकि इमामा समझ रही थी वो अब गुफ्तगू का मौजू बदल देगी। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, इमामा ने ख़त्मी अंदाज में कहा। वह उस मौजू को शुरू कर देने पर पछता रही थी। हुमैन ने पढ़ा होगा वो खत। एरिक उसे खत पढ़ा रहा था। मेरा ख्याल है वही खत होगा। इनाया ने किचन से निकलते उसके ऊपर जैसे बिजली गिराई थी। हुमैन ने इमामा को यकीन नहीं आया। हाँ, मैंने एरिक और उसे बैठे कोई कागज़ पढ़ते देखा था। मेरा ख्याल है खत ही होगा क्योंकि एरिक हर काम मुझसे पूछ कर रहा है आजकल, बट आई एम नॉट श्योर। इनाया ने अपने ही अंदाजे के बारे में खुद ही बेयकीनी का इजहार किया। हर शैतानी काम के पीछे हुमैन ही क्यों निकलता है आखिर? इमामा ने दांत पीसते हुए सोचा था। वो उस वक्त ये भी भूल गई थी कि उसे किचन में क्या काम करना था। उसे अब यकीन था कि एरिक को उस खत का मशवरा देने वाला हुमैन ही हो सकता था और इमामा का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो खत एरिक ने लिखा था, हुमैन ने उसे एडिट किया था। उसने इस खत के ड्राफ्ट में कुछ जज्बाती जुमलों का इजाफा किया था और कुछ हद से ज़्यादा जज्बाती जुमलों को हज़्फ किया था।
एरिक उसके पास एक खत का ड्राफ्ट लाया था, ये बताए बगैर कि वो खत सालार सिकंदर के नाम लिखना चाहता था। उसने हुमैन से मदद की दरख्वास्त की थी कि वो एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता था और उसके बाप को खत लिखना चाहता था। हुमैन ने जवाब में उसे मुबारकबाद दी थी। एरिक ने उससे कहा था कि क्योंकि वो मुस्लिम कल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए उसे उसकी मदद दरकार थी और हुमैन ने वो मदद फराहम की थी। मोहम्मद हुमैन सिकंदर ने मुस्लिम सेंसिटिविटीज़ को मद्देनजर रखते उसके लेटर को रीड्राफ्ट किया था और एरिक ने न सिर्फ उसका शुक्रिया अदा किया था, बल्कि जब सालार सिकंदर ने उससे मुलाकात की दावा दी तो उसने हुमैन को इस बारे में भी मुतला किया था। हुमैन की एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं थी। उसका दिल तो ये चाह रहा था कि एरिक का राज सबसे कह दे, लेकिन उसने एरिक से वादा किया था कि उस राज को किसी से नहीं कहेगा। इनाया ने एक आध दिन उस गुरजोड़ के बारे में उसे कुरेदने की कोशिश की तो भी उसने सिर्फ ये कहा था कि वो एक ज़रूरी लेटर लिखने में एरिक की मदद कर रहा था, लेकिन खत किसके नाम था, उसमें क्या लिखा जा रहा था, इनाया के कुरेदने पर भी हुमैन ने राज नहीं उगला था। मुझे पता है एरिक ने वो खत किसके लिए लिखवाया था। इनाया इमामा के पास से होकर सीधा हुमैन के पास पहुंची थी। वो उस वक्त अपने कमरे में कंप्यूटर पर कोई गेम खेलने में मसरूफ था और इनाया के इस तबसरे पर उसने बेख्तियार दांत पीसते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था वो कोई राज नहीं रख सकता। मुझे कह रहा था किसी को न बताऊं, खास तौर पर तुम्हें, और अब खुद तुम्हें बता दिया उसने। हुमैन खफा था। उसका अंदाज़ा यही था कि ये राज एरिक ने खुद ही फाश किया होगा। एरिक ने मुझे नहीं बताया, मुझे तो मम्मी ने बताया। इस बार हुमैन गेम खेलना भूल गया था। उसके हीरो ने उसके सामने ऊंची चट्टान से छलांग लगाई और वो उसे समंदर में गिरने से नहीं बचा पाया। कुछ वैसा ही हाल उसने अपना भी इस वक्त महसूस किया था। एक दिन पहले उसके और मम्मी के ताल्लुकात में पाकिस्तान जाने के फैसले ने फिर से गर्मजोशी पैदा की थी और अब ये इंकशाफ। मम्मी ने क्या बताया है? हुमैन के मुंह से ऐसे आवाज़ निकली जैसे उसने कोई भूत देखा था। मम्मी ने बताया कि एरिक ने पापा को कोई खत लिखा है और मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि जो खत तुम पढ़ रहे थे वो वही हो सकता है। इनाया रवानी में बता रही थी। हुमैन के दिमाग में जैसे धमाके हो रहे थे। काटो तो बदन में लहू न होना उस वक्त उस पर मजाक साबित होता। ऐसी कौन सी मुस्लिम गर्लफ्रेंड बन गई थी एकदम एरिक की, जिसके बाप को खत लिखवाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती, जबकि 24 घंटे अगर किसी के घर में आता था तो वो खुद उन्हीं का घर था। फिर उसकी अक्ल में ये बात क्यों नहीं आई? या एक्साइटमेंट में इतना ही अंधा हो गया था कि उसने सोच लिया कि एरिक कभी इनाया के हवाले से ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। हुमैन अपने आप को मलामत कर रहा था और मलामत बड़ा छोटा लफ्ज़ था उन अल्फाज के लिए जो उस वक्त अपने और एरिक के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तुम बोल क्यों नहीं रहे? इनाया को उसकी खामोशी खटकी थी। मैंने सोचा है मैं अब कम बोलूं और ज़्यादा सोचूं। हुमैन ने अपना गला साफ करते उस तक वो खबर पहुंचाई जिस पर उसे यकीन नहीं आया। कीप ड्रीमिंग, उसने अपने छोटे भाई को टीस करने वाले अंदाज में कहा। मम्मी ने तुम्हें बताया उस खत में क्या है? हुमैन उस वक्त गले गले इस दलदल में फंसा हुआ था। नहीं, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि खत हुमैन की मदद से लिखा गया होगा। मैं उससे पूछ लूंगी उस खत में क्या लिखा था। एरिक ने पापा को। इनाया अब उससे पूछ रही थी। हुमैन बेख्तियार कर रहा था। मुसीबत को दावत नहीं देता था, मुसीबत खुद आकर उसके गले का हार बन जाती थी। एरिक को सालारी को दरवाजे पर रिसीव किया था। वो वीकेंड था और उस वक्त उनके बच्चे साइकिलिंग के लिए निकले हुए थे। घर पर सिर्फ इमामा और सालार थे। ये आपके लिए। एरिक ने अपने एक हाथ में पकड़े चंद फूल जो गुलदस्ते की शक्ल में बंधे हुए थे उसकी तरफ बढ़ा दिए। साला ने एक नजर उन फूलों पर डाली। उसे यकीन था उसमें से कुछ खुद उसके ऐलान से ले गए थे, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज किया था। इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसने उसे अंदर लाते हुए शुक्रिया के बाद कहा। एरिक फॉर्मल मीटिंग के लिए आया था और आज पहली बार साला ने उसे फॉर्मल गेट अप में देखा था। बैठो। साला ने उसे वही लॉन्च में ही बैठने के लिए कहा। एरिक बैठ गया। साला उसके बिलमुकाबिल बैठा और उसके बाद उसने टेबल पर पड़ा एक लिफाफा खोला। एरिक ने पहली बार गौर किया वो उसी का खत था और साला उस खत को दोबारा खोलते हुए देख रहा था। एरिक बेख्तियार नर्वस हुआ था। खत लिख भेजना और बात थी और अब उसी खत को अपने उस बंदे के हाथ में देखना जिसके नाम वो लिखा गया था दूसरी। साला ने 1.5 मिनट लिया, फिर उस खत को ख़त्म करते हुए एरिक को देखा। एरिक ने नजरें हटा ली। क्या इनाया को पता है तुम्हारी इस ख्वाहिश के बारे में? साला ने बेहद डायरेक्ट सवाल किया था। मैंने मिसेस सालार से वादा किया था कि मैं इनाया से कभी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, इसलिए मैंने आपको खत लिखा। एरिक ने जवाबन कहा। साला ने सर हिलाया, फिर कहा और ये वाहिद वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारा खत फाड़ कर नहीं फेंका। तुम वादा करके निभा सकते हो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है।
सालार संजीदा था और उसने बेधड़क अंदाज में कहा था, एरिक की तारीफ की थी, लेकिन उसके लहजे और चेहरे की संजीदगी ने एरिक को खाइफ किया था। तो तुम इनाया से शादी करना चाहते हो? सालार ने उस खत को अब वापस मेज पर रख दिया था और उसकी नजरें एरिक पर जमी हुई थी। एरिक ने सर हिलाया। पहली बात ये, एरिक की सिर्फ शादी की नियत करके मजहब बदल लेना बहुत छोटी बात है। हमारा दीन उसकी इजाजत देता है, उसे बहुत पसंद नहीं करता, सालार ने कहा। तुम्हारे पास मुसलमान होने के लिए मेरी बेटी से शादी के अलावा कोई और वजह है? सालार ने उसी अंदाज में उससे अगला सवाल किया था। एरिक खामोश बैठा उसका चेहरा देखता रहा। मजहब की तब्दीली बहुत बड़ा फैसला है और ये नफ्स की किसी ख्वाहिश की वजह से नहीं होना चाहिए, अकल का फैसला होना चाहिए। क्या तुम्हारी अकल तुम्हें कहती है कि तुम्हें मुसलमान बनकर अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए? उसने एरिक से पूछा। वो गड़बड़ा गया। मैंने इस पर सोचा नहीं। मेरा भी ये अंदाज़ा है कि तुमने इस पर सोचा नहीं, इसलिए बेहतर है पहले तुम इस पर अच्छी तरह सोचो, सालार ने जवाबन उससे कहा। मैं कल फिर आऊँ? एरिक ने उससे कहा। नहीं, तुम अभी कुछ साल इस पर सोचो कि तुम्हें मुसलमान क्यों बनना है और उसकी वजह इनाया नहीं होनी चाहिए, सालार ने उससे कहा। मैं वैसे भी इनाया की शादी सिर्फ मुसलमान से नहीं करूँगा, मुसलमान होने के साथ उसे एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, उसने कहा। एरिक के चेहरे पर एकदम मायूसी उभरी। यानी आप मेरा प्रपोजल कबूल नहीं कर रहे? उसने सालार से कहा। फौरी तौर पर नहीं, लेकिन तकरीबन 10 साल बाद जब मुझे इनाया की शादी के हवाले से कोई फैसला करना होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर कंसिडर करूँगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है उन 10 सालों में तुम एक अच्छे मुसलमान के साथ साथ एक अच्छे इंसान बनकर भी रहो, सालार ने टोटो अंदाज में कहा। कैन यू गाइड मी टू दिस? एरिक ने एकदम कहा। सालार चलना में खामोश रहा। उसी एक चीज़ से बचना चाहता था, उसे एक चीज़ को अवॉइड करना चाहता था, लेकिन अब एरिक ने उससे बिल्कुल डायरेक्ट मदद मांग ली थी। हाँ, हम सब तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिश्ता जोड़ना ज़रूरी नहीं है एरिक। हम इंसानियत के रिश्ते की बुनियाद पर भी तुम्हारी मदद कर सकते और करते रहेंगे, सालार ने बिलाखिर जवाबन कहा। 13 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ते हो, तुम शादी करना चाहते हो और तुम्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि शादी जिम्मेदारियों का दूसरा नाम है। तुम अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से भागते हुए एक और फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम उस फैमिली की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? मजहब बदल कर एक दूसरे मजहब में दाखिल होना उससे भी बड़ा काम है। क्या तुम्हारे पास इतना वक्त और पैशन है कि तुम अपनी उस नए मजहब को समझो, पढ़ो और उस पर अमल करो? क्या तुम उन पाबंदियों से वाकिफ़ हो जो ये नया मजहब तुम पर लगाएगा? सालार उस पर जरा कर रहा था। मैं कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ चुका हूँ, मैं पहले ही सब चीज़ें जानता और मैं अमल कर सकता हूँ। एरिक भी संजीदा हो गया था। ठीक है, फिर ऐसा करते, 10 साल का एक मुआहिदा करते। अगर 23 साल की उम्र में तुम्हें लगा कि तुम्हें इनाया से ही शादी करनी है तो फिर मैं इनाया से तुम्हारी शादी कर दूंगा। शर्त यह है कि उन 10 सालों में तुमको एक अच्छे मुसलमान होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान के तौर पर भी नजर आना चाहिए, सालार ने एक और बिल्कुल सादा कागज उसके सामने रखते हुए कहा। ये बहुत लंबी मुद्दत है, एरिक ने संजीदगी से कहा था। हाँ, लेकिन ये वो मुद्दत है जिसमें मुझे तुम्हारे फैसले तुम्हारे सिंसेरिटी को जाहिर करेंगे, तुम्हारे बचकानापन को नहीं, सालार ने जवाबन उससे कहा। और सालार को देखता रहा बेहद खामोशी से, उसकी आंखों में आंखें डाले। फिर उसने कहा, मिस्टर सालार सिकंदर, आप मुझ पर दरअसल एतबार नहीं कर रहे। उसने बेहद ब्लंट होकर सालार से कहा। अगर कर रहे होते तो मुझसे 10 साल की इंतज़ार करना कहते, लेकिन ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हैं, उसने कहा। मेज़ पर पड़ा एक कलम उठाया, वहाँ पड़े सादे कागज़ के बिल्कुल नीचे अपना नाम लिखा, अपने दस्तखत किए और तारीख डाली। फिर कलम बंद करके वापस मेज़ पर उस कागज़ के ऊपर रख दिया। मैं इनाया से मुतासिर नहीं हुआ, मैं आप और आपके घर से मुतासिर हुआ, आपकी बीवी के नरम मिजाजी और आपकी उसूल पसंदी से, उन वैल्यूज से जो आपने अपने बच्चों को दिए और उस माहौल से जहाँ मैं हमेशा आकर अपना आप भूल जाता हूँ। वो मज़हब यकीनन अच्छा मज़हब है जिसके पैरोकार आप लोगों जैसे हूँ। मैं इनाया के साथ एक ऐसा ही घर बनाना चाहता था क्योंकि मैं भी अपनी और अपने बच्चों के लिए ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ। मैं जानता था आप लोगों के ख़ानदान का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा क्योंकि कोशिश तो आपका मज़हब ही करने को कहता है, जो अब मेरा मज़हब भी होगा। वो किसी 13 साल के बच्चे के अल्फाज नहीं थे और वो इतने जज्बात से भरपूर भी नहीं थे जैसा उसका खत था, लेकिन उसके बावजूद उसके उन जुमलों ने सिर्फ सालार को नहीं, इमामा को भी बुरी तरह मुतासिर किया था। वो चंद लम्हे पहले लॉन्च में दाखिल हुई थी और उसने सिर्फ एरिक के जुमले सुने थे। एरिक अब उठकर खड़ा हो चुका था। उसने इमामा को भी देखा और उसे हमेशा की तरह सलाम किया, फिर खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से निकल गया। लॉन्च में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बेरियों ने दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर इमामा आगे बढ़ आई थी। उसने लॉन्च के सेंटर टेबल पर पड़ा वो कागज़ उठा कर देखा।
जिस पर एरिक दस्तखत करके गया था। उस कागज़ पर सिर्फ एक नाम था, अब्दुल्ला, और उसके नीचे दस्तखत और तारीख। इमामा ने सालार को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर वो कागज़ इमामा के हाथ से लिया, उसे फोल्ड करके उसी लिफाफे में डाला जिसमें एरिक का खत था, और फिर उसे इमामा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ईद दोबारा आएगा, और अगर मैं न भी हुआ और ये अपने वादे पर पूरा उतरा तो तुम भी उस वादे पर पूरा उतरना जो मैंने उससे किया। इमामा ने कपाती उंगलियों से कुछ भी कहे बगैर लिफाफा पकड़ा था।